नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि दोस्तों हमने बात की थी कल की क्लास में कि जो राजस्थान पुलिस के लिए हमने ये कोर्स स्टार्ट कर दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको आपको यहाँ पे बताया गया था कि जो पॉलिटी साइंस की क्लास है जो आज आपकी यहाँ पे होने वाली है, तो पॉलिटी साइंस के लिए मैं आपके पास यहाँ पे उपस्थित हो गया हूँ और इसके लिए क्या पढ़ना है हमें क्या नहीं, राजस्थान पुलिस के लिए कौन सा टॉपिक रहेंगे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पॉलिटी साइंस। तो पॉलिटी साइंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिटी साइंस ये जो मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, तो ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ठीक रहेगा, कौन से एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए मैं ये करा रहा हूँ, कितना इसका लेवल रहेगा। तो मैं बता दूं कि जैसे राजस्थान पुलिस को हमने टारगेट किया है, लेकिन राजस्थान पुलिस के साथ साथ में जो सीईटी, जैसे RISF की मैंने वैकेंसी बताई थी, RAC की वैकेंसी बताई थी, इन सभी के साथ राजस्थान के जो जितने भी एग्ज़ाम है सिर्फ RS और SI को छोड़ के, तो उन सभी के लिए ये लगभग पॉलिटी यहाँ पे उसका लेवल इतना रहेगा। तो अब हम इस पॉलिटी साइंस से राजनीति विज्ञान को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो राजनीति विज्ञान है क्या, ये राजनीति विज्ञान शब्द आया कहाँ से, इस राजनीति विज्ञान शब्द का मतलब क्या होता है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो जैसे मैं दोस्तों में बता दूं, राजनीति विज्ञान शब्द क्या होता है इसी के बारे में हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान शब्द कहाँ से है। तो अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी थी। तो ये अलग अलग विद्वानों ने इसकी डेफिनेशन दी, तो किसने क्या दी, लेकिन मैं जो यूनान के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए थे अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा, उन्हीं के अकॉर्डिंग जानते हैं कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहाँ से, राजनीति विज्ञान शब्द आया कैसे। तो अरस्तु के अनुसार जो हम जानते हैं कि मनुष्य, जो जैसे कि हम मानव, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अरस्तु के अनुसार। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु का कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस मनुष्य का जो स्वभाव है ना, इसका स्वभाव ऐसा है कि ये इसे समाज में रहने के लिए प्रेरित करता है, तो इसका स्वभाव ही ऐसा है। और मनुष्य को जो ज़रूरतें हैं उसको वो भी समाज में रहने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि समाज के बिना अकेला मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य की हर चीज़ जुड़ी है, तो वो मनुष्य अकेला किसी भी चीज़ को नहीं पा सकता, उसे हर चीज़ पाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसके लिए उसे समाज में एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसा कि दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, तो अब वो समाज में रहना चाहेगा, तो उसके लिए एक समाज एक बड़ा रूप लेकर एक राज्य का रूप ले लेता है, तो एक राज्य बन जाता है। तो राज्य का अस्तित्व, जो मैं बता दूं, जो समाज की आवश्यकताओं के साथ साथ एक समृद्ध और खुशहाल सामाजिक जीवन जीने के लिए भी एक राज्य की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि एक सामाजिक जीवन कैसा जीवन रहना चाहिए, समृद्ध और खुशहाल जीवन। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जो समाज को, किसी भी समाज में जो लोगों का व्यवहार होता है, तो जैसे मैं बता दूं, जो लोगों का व्यवहार होता है उसको विनियमित करने वाले कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो उन नियमों को जो लागू करने का काम होता है, जो राज्य उन नियमों को लागू करने के लिए मतलब एक कानून बनाता है राज्य। तो राज्य एक कानून बनाता है और कानूनों को लागू करने के लिए जिसकी जिम्मेदारी होती है, तो हम उसे सरकार कहते हैं, सरकार। तो अब एक बार जो अपने पेचला जो इसका जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम जानते हैं कि इन्हीं सब से निकलकर हमें जो राजनीतिक विज्ञान की एक परिभाषा सामने आ रही है। तो दोस्तों हम जैसे मैं बता दूं कि राजनीति विज्ञान शब्द की बात करें, तो राजनीति विज्ञान शब्द यूनान के एक विद्वान हुए थे अरस्तु। इन्होंने राजनीति विज्ञान शब्द के बारे में बताया कि जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका स्वभाव है कि वो उसे समाज में रहने के लिए प्रेरित करता है, और साथ में उसकी ज़रूरतें भी है जो उसको समाज में रहने के लिए प्रेरित करती है। तो उसी समाज को जो सामाजिक जीवन रहता है, वो समाज के बिना मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, और हर जरूरत को पूरा करने के लिए उसे समाज की आवश्यकता होती है। इसी समाज को एक बड़े रूप में राज्य के रूप में जाना जाता है, और राज्य की आवश्यकता समाज के साथ साथ हमें एक खुशहाल और एक समृद्ध सामाजिक जीवन जीने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इन सभी मतलब एक खुशहाल जीवन जैसे कि वहाँ के जो समाज के लोग हैं उनके जो व्यवहार में जो विनियमित करने वाले कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को जो बनाने के लिए जो सरकार होती है,
तो वो सरकार उन नियमों को लागू करती है, राज्य उनको बनाता है और जो सरकार है उसे लागू करती है। तो वो जिम्मेदारी एक सरकार की होती है। तो मैं बता दूं कि हाँ, इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जो राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है, जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा है उसको हम जान सकते हैं कि क्या हो सकती है। तो राजनीति विज्ञान की मैं परिभाषा बता दूं कि जो राज्य एंड जो सरकार, इन इन दोनों के संबंध में जिन विषयों का हम अध्ययन करते हैं, इन दोनों के संबंध में जिन विषयों का हम अध्ययन करते हैं, उस जिस विषयों का हम अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, उसे ही हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दी राजनीति विज्ञान की एक परिभाषा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो ये हमने इतनी जितनी ये बात की राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में, तो आप बोलोगे कि क्या ऐसा भी राजस्थान पुलिस में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं? तो मैं ऐसे बता दूं, इनमें से हालांकि क्वेश्चन कोई किसी प्रकार का नहीं आएगा, लेकिन हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसकी परिभाषा हमें जानना बहुत ही आवश्यकता होती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आखिर में हम सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मान लो कोई हमसे पूछ ले कि जैसे आप बोल रहे हो कि क्या पढ़ रहे हो, कोई भी आपसे पूछ लेता है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप बोलते हो राजनीति विज्ञान, और वो जस्ट आपसे ऐसे पूछ ले कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, तो अब आप बोलोगे राजनीति विज्ञान, तो आप तो अगर आप मान लो आप डायरेक्ट संविधान पढ़े हो तो बता ही नहीं सकते राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो हम ये तरह जो जान गए कि इसके आधार पे हम बता सकते हैं कि राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो हम जो इसके बारे में जान चुके हैं कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा, तो जैसे मैंने आपको बता दिया राजनीति विज्ञान की परिभाषा, जो राज्य और सरकार के से संबंधित जो विषय होते हैं जिनमें उनका अध्ययन किया जाता है, इन दोनों के संबंधों का, उन्हीं को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। वर्तमान में या राजनीति शास्त्र भी इसे कह देते हैं। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है। तो हम आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ये था जो एग्जाम के लिए इतना खास नहीं था राजस्थान पुलिस के लिए, जो भी हम एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको अब आगे इसके बारे में जो पढ़ाऊंगा, वो जो एग्जाम है, जो राजस्थान पुलिस या अदर जो भी हम एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड करके वो सभी रहेगा, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और उनसे बाहर जाने का भी कोई सवाल नहीं है कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाए। हम उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करेंगे और सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो हम अब बात करते हैं आगे यहाँ पे कि जो राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए कुछ शब्दों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए कुछ शब्द, जैसे आपने लोकतंत्र के बारे में सुना होगा कि लोकतंत्र। अब ये लोकतंत्र शब्द है जिसमें लोक से मतलब वो एक मतलब जनता या लोग जो पब्लिक या पीपल, उन्हें हम जो जनता के नाम से जाने जाते हैं राजनीति विज्ञान में ज़्यादातर। तो हम लोकतंत्र क्या होता है, तो लोकतंत्र में हमेशा मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोकतंत्र में है ना, हमेशा जनता की भागीदारी रहती है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं जनता एक तरह से इन्वॉल्व रहती है, जनता की भागीदारी लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र में जनता की भागीदारी रहती है कि हम लोकतंत्र की परिभाषा कैसे निकालें कि लोकतंत्र क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनता के लिए और जनता का शासन होता है, उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। तो जैसा कि आप समझते हो कि एक प्रकार से हम मान सकते हो कि उसमें जनता की भागीदारी, उसमें जनता किसी न किसी रूप में भागीदारी ले रही हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ले या प्रत्यक्ष रूप से, तो हम उसे जनता की भागीदारी के रूप में हम उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोकतंत्र है, अब मैं जैसे लोकतंत्र की परिभाषा की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो लोकतंत्र की परिभाषा है कि जो जनता के लिए जनता का शासन होता है, जो जनता के लिए ही होता है और जनता के द्वारा होता है, और जनता के लिए जो शासन होता है उसे ही हम लोकतंत्र मानते हैं। जैसे एक बार परिभाषा के लिए हम थोड़े अभी पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, इसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। अब लोकतंत्र का भी मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करते हैं दो प्रकार कौन कौन से लोकतंत्र के, अब यहाँ पे एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है कि जिसमें हम मान सकते हैं कि जो लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष, उसमें जो लोकतंत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता स्वयं भागीदार होती है। जैसा कि मैं बता दूं, जनता उसमें स्वयं ही मतलब शासन की जो शक्तियाँ होती है जो जनता के स्वयं हाथ में रहती है। जैसे आपने सुना हो ग्राम सभा,
जहाँ पे ग्रामीण लोग रहते हैं, जो गांव के लोग रहते हैं, वो यहाँ पे सभा करके और वो ही अपने मतलब उनके उनके जो सभी ग्राम सभा के लोग रहते हैं उनके हाथों में वो शक्तियाँ होती है, तो उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे कि जो भी है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जो भी शक्तियां रहती है, जो इतनी भी शक्तियां होती है, उनमें जो जनता के द्वारा, जो जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, उन्हीं जो प्रतिनिधियों के द्वारा जो शासन किया जाता है या फिर जिनमें जिनके हाथों में वो शक्तियाँ रहती है, उन्हें हम उसे ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करूँ तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है ग्राम पंचायत। जैसे आप जानते हो ग्राम पंचायत में एक अलग से मतलब जो जनता के द्वारा ही सरपंच का चुनाव किया जाता है और वो सरपंच जनता के द्वारा चुना होता है, और उसे ही हम मतलब एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जान सकते हैं, उस प्रकार की विधि को। तो जैसा कि हमने विद्यार्थियों हमने बात की लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में मैंने आपको बताया कि जो लोकतंत्र में जनता की भागीदारी रहती है, तो इसका जैसे हमने परिभाषा इसकी जानी कि वह जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का जो शासन होता है उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। तो जैसा कि लोकतंत्र के मैंने प्रकारों के बारे में बताया कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जो शक्तियाँ होती है जो जनता के हाथों में ही होती है। जैसा कि मैं बता दूं जनता के हाथों में, जैसे आप जानते हो ग्राम सभा, जो ग्राम सभा होती है, जो ग्राम सभा के जो लोग होते हैं उन सभी के हाथों में वो जो शक्तियाँ रहती है, तो उस प्रकार उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कह सकते हैं। और यही बात करें तो हम जैसे दूसरा लोकतंत्र होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता के प्रतिनिधि यानी जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके उनके अंदर ही जो शक्तियाँ होती है उन्हीं के अंदर होती है, तो वो उनके द्वारा ही उन शक्तियों का यूज लिया जाता है, जो शासन व्यवस्था की जो भी शक्तियाँ होती है। तो जिस प्रकार हम जान सकते हैं ग्राम सभा, जैसे आप जानते हो ग्राम सभा में जो सरपंच होता है उसका चुनाव जनता के द्वारा होता है और शक्तियाँ भी उसी के हाथों में होती है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो हम आगे बात करेंगे राजनीति से जुड़े हुए कि एक शासन व्यवस्था, जैसे अभी मैंने यूज लिया कि शासन व्यवस्था की शक्तियाँ किसके हाथों में होती है, तो शासन व्यवस्था आखिर क्या होती है, इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों हम अब बात करते हैं कि शासन व्यवस्था। तो शासन व्यवस्था की मैं बात करूँ तो शासन व्यवस्था एक वो नियम कानून होते हैं जिनके द्वारा एक सरकार, एक राज्य की सरकार को चलाया जाता है। मतलब उनके द्वारा ही, उन नियम कानूनों के द्वारा ही जो राज्य की सरकार चलाई जाती है, जो वो एक प्रक्रिया रहती है, उसी को हम शासन व्यवस्था कहते हैं। और ये शासन व्यवस्था है ना, ये जो शासन व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो शासन व्यवस्था की बात करें तो शासन व्यवस्था हमेशा दो प्रकार की होती है। एक होती है संघात्मक शासन व्यवस्था, जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वो क्या होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था में होता है कि जो केंद्र और राज्य, जो एक केंद्र और जो राज्य होता है इन दोनों के बीच में जो विषयों का बंटवारा होता है, तो उन दोनों के बीच में इन जो विषयों का बंटवारा होता है उन दोनों के बीच में होता है, तो वो वाली शासन व्यवस्था होती है, उसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था कह सकते हैं। तो उसे ही हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि उसमें जो केंद्र और राज्य जो दोनों के बीच में जो भी विषय होते हैं उन सभी का बंटवारा उन दोनों के बीच में होता है। एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो एकात्मक शासन व्यवस्था में जो शक्तियां होती है सिर्फ केंद्र के हाथों में होती है। इस एकात्मक शासन व्यवस्था में जो पूरी शक्तियां होती है जो केंद्र के हाथों में होती है, सिर्फ केंद्र को ही एक मतलब केंद्र के हाथों में शक्तियां रहती है, मतलब ये जो भी निर्णय लेता है वो केंद्र के द्वारा लिया जाता है। और वहीं हम बात करें संघात्मक शासन व्यवस्था की, तो संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच में विषयों का बंटवारा होता है और इन दोनों के बीच में वो शक्तियाँ एक तरह के एक समन्वय बना रहता है जिसके जरिए शक्तियाँ इनमें चलती रहती है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करूँ तो आज के टाइम में संघात्मक शासन व्यवस्था कौन से देश में, तो कौन बात करें तो हम जो अमेरिका देश है उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था एक अच्छे से अभी इस टाइम संघात्मक शासन व्यवस्था चल रही है। वही बात करें हम एकात्मक शासन व्यवस्था की, जो ब्रिटेन देश है उसमें यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था का चलाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो शासन व्यवस्था के हमने इसके बारे में हमने बात कर ली है,
तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो भी आगे हम इस शासन व्यवस्था के अलावा और क्या हो सकते हैं, जो राजनीति से जुड़े कुछ पॉइंट होते हैं उन्हीं के बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो अभी दिमाग से निकल गई थी कि जो जो शासन व्यवस्था है, आप पूछोगे कि जो भारत देश है उसमें कौन सी शासन व्यवस्था, आपने बता दिया भाई जो अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था, भाई ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन आप बोलोगे वो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था, तो मैं बता दूं कि जो भारत में शासन व्यवस्था है ना वो संघात्मक शासन व्यवस्था है। अब आप बोलोगे इसका प्रूफ, तो जो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था उसका उल्लेख जो भारत के अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद के बारे में आगे जानेंगे कि अनुच्छेद क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि जो अनुच्छेद जितने भी अनुच्छेद है संविधान के, उनमें किसी में भी भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था, हाँ एक अनुच्छेद 1 है, उसमें उल्लेख किया गया है कि जो ये जो राज्य है, जो भारत है, जो भारत या इंडिया, जो अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया दो शब्द यूज लिए गए और उसमें बताया गया कि जो भारत और इंडिया है तो ये एक राज्यों का यूनियन है। इसके लिए यूनियन शब्द काम में लिया, जिसे हम संघ बोलते हैं, यूनियन। जो भारत एक राज्यों का यूनियन या संघ है, राज्यों का यूनियन या संघ है, जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है भारत में, उसी के बारे में आप बात करने वाले हैं कि ये किस प्रकार से है। तो मैं बता दूं जो शासन व्यवस्था के बारे में हमने जाना कि दो प्रकार की शासन व्यवस्था रहती है। तो हम जैसे शासन व्यवस्था की मैंने बात की थी, शासन व्यवस्था, तो शासन व्यवस्था के बारे में आपको बता दूं, जो शासन व्यवस्था है, तो ये शासन व्यवस्था को हमने जाना कि शासन व्यवस्था संघात्मक और एकात्मक दो प्रकार की होती है। लेकिन इसे एक दूसरे वे में देखें तो एक दूसरे वे में भी संघात्मक जो शासन व्यवस्था है और साथ में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसको एक अलग रूपों में और बांटा गया। जैसे मैं बता दूं संसदीय शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था को एक रूप में और बांटा गया जिसे हम भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, और एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ये दो प्रकार से है। तो मैं आपको बता दूं जो भारत में यहाँ पे जो दोहरी शासन, या हम बात करते हैं एक संसदीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, एक दोहरी कार्यपालिका के रूप में यहाँ पे शासन व्यवस्था होती है। अब आप बोलोगे जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तो उसकी बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पे भारत में किसी प्रकार से है नहीं, ये सिर्फ ब्रिटेन में है। हम बात करते हैं जो संसदीय शासन व्यवस्था है जो भारत में है, तो ये एक दोहरी शासन व्यवस्था है। तो दोहरी या कार्यपालिका किस प्रकार है उसके बारे में बात करते हैं। जो जो दोहरी कार्यपालिका होती है उसमें एक तो होता है वास्तविक शासन और एक होता है एक नाम मात्र का। अब मैं आपको बता दूं कि जो भारत में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति को हर प्रकार के अधिकार प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति को हर प्रकार के अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन उसको एक नाम मात्र के अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के हाथों में जो शक्तियां है, तो उस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति के हाथों में है। लेकिन जो भारत में जितने भी अधिकार प्राप्त है वो उन सबको एक्शन लेने का काम, सब कुछ करने का काम, एक मतलब उनको क्रियान्वयन करने का काम एक प्रधानमंत्री का होता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं जो पीएम होता है, प्रधानमंत्री, तो उसके हाथों में एक वास्तविक शक्ति होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो भारत की संसदीय व्यवस्था है वो दोहरी कार्यपालिका के रूप में, जो एक नाम मात्र जो राष्ट्रपति के अंडर में आती है और एक वास्तविक जो पीएम या प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार जान सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से होती है। और एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, तो उसके बारे में जो भारत में है फिलहाल है नहीं, लेकिन भारत में एक इसका रूप राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। हालांकि वो नाम मात्र के रूप में, लेकिन शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्राप्त है। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं कि जो शासन व्यवस्था था इसके बारे में हम जान चुके हैं कि शासन व्यवस्था क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान के बारे में हम बात करेंगे कि भारत का संविधान क्या है, क्या कैसे क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जामों में, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। भारत का संविधान, तो भारत के संविधान की बात करें तो जो भारत का संविधान है, तो संविधान में आपने देखा होगा एक संविधान शब्द है, जैसा मैं आपको बता दूं संविधान, संविधान। अब संविधान में जो सभी सभी शब्द है, और एक
संविधान में एक शब्द है सम, सम शब्द से, और सम प्लस विधान। तो सम का मतलब होता है सम्मान, और विधान से मतलब है या समूह है, या फिर समूह बोल लो या कानून बोल लो। विधान, विधान तो विधान एक कानून, तो मतलब समान कानून की बात हो रही है। ऐसे समझते हैं कि समान कानून से संविधान कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में हम जानेंगे कि संविधान का मतलब संविधान किसे कहते हैं और संविधान की आवश्यकता क्यों होती है किसी भी देश को, तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो मैं जैसे बता दूं कि संविधान है, तो संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था, किसी भी देश की, मान लो जी किसी भी देश की, जो यहाँ पे लिखवा देता हूँ। बाकी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। साथ में आपको इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने या फिर नियंत्रित करने और संगठित करने वाले जो लिखित और अलिखित कानूनों का जो समूह होता है, लिखित व चलाने या नियंत्रित करने, संगठित करने के लिए जो लिखित व अलिखित कानूनों का जो समूह होता है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो इस लिखित जो अलिखित कानूनों का जो समूह होता है उसे हम संविधान कहते हैं। तो हम जान सकते हैं कि सम प्लस विधान मतलब समान कानून या फिर समूह। इस कानून को समूह में भी संविधान का मतलब यहाँ पे समूह भी लिया जाता है, कई किताबों में ये देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं कि जो भारत का संविधान था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हमने संविधान शब्द की परिभाषा यहाँ पे जानी, संविधान क्या होता है। तो हम आगे जानेंगे कि जो भारत का संविधान था कहाँ से कहाँ तक लिया गया था। तो इसका पहले हम इसको मैं जानने से पहले आपको थोड़ा आप समझोगे कि मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री की तरफ लेके जाता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। अंग्रेजों ने, अब अंग्रेज तब आए थे, तब कैसे, कब से क्या इसके एक्ट बनते आ रहे हैं, कब से क्या संविधान है। तो हम भारत का जो संविधान है उसके एक विकास क्रम की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं जो भारत का एक संविधान है उसके विकास क्रम के बारे में। भारत का संविधान का विकास क्रम, किस प्रकार भारत का संविधान बन गया, इसकी शुरुआत कहाँ से, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले। तो भारत का संविधान का विकास क्रम है, तो आपको पता होगा या फिर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो 31 दिसंबर को रानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, जिसने 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को उसने भारत में व्यापार करने के लिए उसे अनुमति दे दी थी रानी एलिजाबेथ ने। एलिजाबेथ फर्स्ट ने भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसे हम शॉर्ट में EIC बोलते हैं। अब आगे इसे EIC के रूप में मैं यहाँ पे डोमिनेट करूँगा, इसको EIC के रूप में हम जानेंगे। तो जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रानी एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, उसने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक व्यापारिक फरमान जारी करके भारत में व्यापार करने के लिए एक भेज दिया था। तो उसके बाद में हम बात करें तो 1608 में जैसा आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जो विलियम हॉकिंस था, जो एक अंग्रेज प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था, और ये जहांगीर के दरबार में आया था यहाँ पे। तो जहांगीर के दरबार में आया था, तो इसने यहाँ पे व्यापारिक फरमान के लिए अरदास की। भाई यहाँ पे आके बोला कि मुझे व्यापारिक फरमान दो, मतलब व्यापार करना है, भारत में व्यापार के लिए अनुमति मांगी। लेकिन जहांगीर ने इसे साफ क्लियर मना कर दिया कि यहाँ पे कोई व्यापार के लिए आपको किसी प्रकार का मतलब अनुमति नहीं दी जाएगी। तो विलियम हॉकिंस को यहाँ पे जहांगीर ने मना कर दिया था कि आपको व्यापार के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। इसने व्यापार के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन इसने यहाँ पे मना कर दिया था कि कोई अनुमति नहीं रहेगी। तो उसके बाद में यहाँ पे फिर भी यहाँ पे 1612 की बात करें तो 1612 में जो इंडिया का जो सूरत शहर है गुजरात में,
तो वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ने अपना कारखाना लगा दिया था। तो दोस्तों आप थोड़ा बोर मत होना कि आपको लगे कि यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान में एक हिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो अभी संविधान के बारे की बात करेंगे, जो संविधान कि जो भारत का संविधान है उसकी शुरुआत कैसे, उसी के बारे में बात करेंगे। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से कौन सा पद कहाँ से निकल के आए, उन सभी को यहाँ पे इन्हीं के जरिए हम जान पाएंगे। तो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि 1615 की बात है, तो यहाँ पे एक था कैप्टन टॉमस रो। टॉमस रो एक अंग्रेज प्रतिनिधि था, जो एक राजदूत था, जो इंग्लैंड का एक सम्राट था जेम्स, इंग्लैंड के एक सम्राट थे जेम्स, उनका एक राजदूत था जिसका नाम था टॉमस रो। तो ये जो टॉमस रो था ये जहांगीर के दरबार में यहाँ पे पहुंचा 10 जनवरी 1616 को जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और ये जो अजमेर का मैगजीन दुर्ग है, अपने राजस्थान अजमेर में जो मैगजीन दुर्ग है, उसमें यहाँ पे उसकी जहांगीर से मुलाकात हुई। तो इसने जहांगीर से मुलाकात की और ये जहांगीर के लिए कई कीमती उपहार इंग्लैंड से लेकर आया था। और उसने यहाँ पे मुगल दरबार में यहाँ पे लगभग 3 साल तक रहा, 1618 तक यहाँ पे मुगल दरबार में रहा था। और इसने यहाँ पे जो व्यापारिक अनुमति थी, जो व्यापार करने की भारत में अनुमति थी, वो जहांगीर से प्राप्त कर ली थी। जहांगीर ने यहाँ पे कुछ अनुमति देने के साथ में इसे एक बहुत ही बड़ा सम्मान भी यहाँ पे दिया। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यापार करने की जो नींव थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो 1618 में यहाँ पे पड़ चुकी थी, क्योंकि इसे अनुमति मिल चुकी थी। तो ये मैं बता दूँ कि जो टॉमस रो था, टॉमस रो को 1619 में एक अनुमति मतलब भारत में व्यापारिक अनुमति पाने वाला एक प्रथम अंग्रेज प्रतिनिधि या प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था, जो इसने भारत में एक व्यापारिक अनुमति पा ली थी। तो इसके बाद में जैसे इस प्रकार भारत में एक अंग्रेज था, तो इसने अनुमति यहाँ पे पा ली थी। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार आगे जो भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था और किस प्रकार हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी, इन्हीं के बारे में हम आगे यहाँ पे जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो 1619 में इसे अनुमति मिल गई थी टॉमस रो को जहांगीर के द्वारा। तो 1619 में अनुमति मिल गई थी। तो उसके बाद में आपको पता होगा कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था प्लासी का। तो ये प्लासी का युद्ध हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था जो अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, और ये रॉबर्ट क्लाइव और वर्सेज जो एक नवाब था, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला का, इनके बीच में ये प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। तो इस युद्ध में जो विजय रही थी, मैं विजय की बात बता दूं, इस युद्ध में तो ये विजय रही थी रॉबर्ट क्लाइव की विजय रही थी, इसमें रॉबर्ट क्लाइव इसमें विजय हुआ था। तो इस प्रकार जो बंगाल का प्रथम गवर्नर भी बन गया था, ये इस प्रकार से बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया था, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर। तो इस प्रकार आप जान सकते हो प्लासी के युद्ध के बाद में जो अंग्रेजों का अस्तित्व या फिर जो भी हम माने, तो जो अंग्रेजों की एक तरह गवर्नर बन जाने से बंगाल उनके अंडर में आ गया था और कई प्रकार की उनकी शक्तियां उनके हाथों में आ गई थी। तो इस प्रकार वो शक्तिशाली होने के साथ ही बंगाल में अपना स्थापित कर चुके थे। तो इस प्रकार वो शक्तिशाली हो चुके थे और बंगाल में एक सरकार के रूप में काम करने लग गए थे, क्योंकि 1757 में वो गवर्नर बनने के रूप में एक बंगाल पर अपना अधिकार जता चुके थे। तो इस प्रकार आप देख रहे हो 23 जून 1757 के प्लासी का युद्ध का इस पर बहुत बड़ा गहरा असर हुआ। और हम अब बात करते हैं कि जो मैं आपको बता दूं कि जो बंगाल में इसका अधिकार हो गया था, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे बता दूं बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी नींव रखने का काम भी रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। तो इस प्रकार देख सकते हो किस प्रकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी यहाँ पे शुरुआत कर दी थी, एक नींव मजबूत कर दी थी। तो आप यहाँ पे इस प्लासी के युद्ध के बाद में अब हम जानेंगे कि जो भारत का संविधान था,
तो भारत के संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई और कितने कई एक्ट थे जो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, अंग्रेज जो गवर्नर थे उन्होंने कई एक्ट भारत में पारित किए और कई नियम कानून बनाए। तो दोस्तों अब हमने जैसा देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नींव थी, जो बंगाल में इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव ने डाल दी थी और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी एक मजबूत कंपनी के रूप में हो गई थी और इसने कैसे व्यापारिक, कैसे राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप किया और साथ ही मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के संविधान को बनाने के लिए कितने क्या एक्ट लाए गए, कौन कौन से नियम कानून बनाए गए, उन एक्टों को कितने प्रकार के एक्ट थे और कौन कौन से वो एक्ट आए, इन सभी के बारे में हम कंटिन्यू क्लासों में जानेंगे। तो आज के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही। उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो रेगुलेटरी एक्ट था 1773 वाला, वो एक्ट की शुरुआत होते ही वहीं से भारत के संविधान की शुरुआत मानी जाती है। तो वहाँ से देखते हैं कि भारत के संविधान के लिए कौन कौन से नियम आए थे, उन सभी के बारे में अगली क्लासों में जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।